स्वागत सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। और आज के इस लाइव सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप दो क्लासेस देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट लाइव सेशन में मैंने आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस और उनकी जो महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस थी वो मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, ठीक है। और आज के इस लाइव सेशन में जो आपकी बची हुई डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग, अभी बहुत कम लोग लाइव हैं, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। शेयर कर दीजिए सभी को। गुड इवनिंग निखिल दुबे, गुड इवनिंग। मुदित तिवारी, गुड इवनिंग। शिवम कुमारी, गुड इवनिंग। और ये शिवम कुर्मी, ठीक है। हर्षित गुप्ता, गुड इवनिंग। भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी ग्रुप्स में लिंक सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है। तब तक हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वेल्थ डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जो वेल्थ डेफिनेशन थे उनके बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। और उनकी पुस्तक यानी कि उनकी जो बुक थी उसका क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशंस। और कब वो प्रकाशित हुई थी? 1776 यानी कि 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक एडम स्मिथ ने प्रकाशित की, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो दूसरी परिभाषा है, फिर वो परिभाषा आपकी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा आती है, जिसमें जो आपके अर्थशास्त्री हुए, ठीक है, कौन? मार्शल लियोनिड ठीक है, लियोनिड मार्शल ने, ठीक है, जो अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए। पीयूष मौर्य, ठीक है, गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि लाइव आ सके सभी लोग। शेयर कर दीजिए एक बार। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको सभी इंफॉर्मेशंस और पीडीएफ वगैरह सब वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और नया चैनल की जो क्लास 11th 12th की जो आप क्रिएट किया गया है उसकी लिंक भी आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा जा रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे हैं तो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होती है, तो ठीक है, वो पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इतना अच्छा कंटेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है, ठीक है। इसको शेयर करिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दिए आप लोग, बहुत ही कम लोग लाइव आए हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको दो डेफिनेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको दो डेफिनेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। पहली डेफिनेशन थी आपकी, जो पहली डेफिनेशन थी वो वेल्थ डेफिनेशन थी, ठीक है, वो वेल्थ से रिलेटेड थी। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो वेलफेयर से थी, ठीक है। किससे? वेलफेयर से, ठीक है। किसके वेलफेयर? मानव के वेलफेयर यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की थी, ठीक है। वेल्थ के बारे में किसने बताया था? वेल्थ के बारे में आपके एडम स्मिथ ने बताया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स दी थी, ठीक है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो वेलफेयर डेफिनेशन थी, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? आपकी मार्शल ने दी थी। कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिया था, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन के हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन दी थी किसने दी थी? ये डेफिनेशन आपकी लियोनिड रॉबिन्स ने दी थी, ठीक है। लियोनिड रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी किसकी? स्कैरसिटी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर स्कैरसिटी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद हम चौथी जो आपकी डेफिनेशंस है वो बात करेंगे। आपकी कौन सी डेफिनेशन है?
वो बात करेंगे ग्रोथ डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषाएं, ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में तीसरी चौथी जो आपकी डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पिछले वीडियो का रिकॉल कर लिया है, अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या थी, देखिए पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो डेफिनेशंस आपकी किससे थी, वेलफेयर से। तो वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने, उन्होंने बताया कि भौतिक कल्याण के लिए, यानी कि जो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव मतलब कि ऐसी क्रियाएं करता है भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग के, ठीक है, उसका संबंध किससे, अर्थशास्त्र। ये किसका कहना था, ये मार्शल का कहना था। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी कुछ आलोचनाएं हुई। आलोचना किसने की, लियोनिड रॉबिन्स ने की। लियोनिड रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी, स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, तो उसके संबंध में लियोनिड रॉबिन्स का क्या कहना था कि देखिए जो मतलब कि क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। आवश्यकता क्या है, अनंत है अथवा असीमित है, और साधन क्या है, सीमित है। साधन क्या है, सीमित है और दुर्लभ है, मतलब कि उनकी कमी है। ठीक है, दुर्लभ है और ठीक है असीमित है। ठीक है, उनकी क्या, उनके वैकल्पिक उपयोग से मनुष्य किस तरह से, किस तरीके से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके संदर्भ में रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया, मार्शल ने क्या बताया था, मार्शल ने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, एक पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ठीक है, साइंस एंड आर्ट, ये सभी क्या है, सभी विज्ञान है अर्थशास्त्र के बारे में। लेकिन जब रॉबिन्स आए, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र केवल पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, इसका अच्छाई और बुराई से कोई भी संबंध नहीं है, और ये भौतिक कल्याण के बारे में कोई बात नहीं बताता है। हालांकि मार्शल ने इसके बारे में बताया था इन्होंने। ठीक है, मार्शल ने क्या बताया था, अर्थशास्त्र क्या है, भौतिक कल्याण के, मनुष्य के भौतिक कल्याण के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पर रॉबिन्स ने उनकी आलोचना करते हुए अपनी परिभाषाएं रखी। अब रॉबिन्स की परिभाषा अगर देखें तो रॉबिन्स की परिभाषा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अच्छी है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मार्शल की परिभाषा की अगर बात करें तो मार्शल की परिभाषा कैसी थी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य कैसे जो भौतिक सुख के साधनों को प्राप्त करता है और उनको, उनका उपयोग करके अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बारे में बताया। वहीं पर रॉबिन्स ने क्या बताया, रॉबिन्स ने ये बताया, ठीक है, उन्होंने वेलफेयर को पूरा कटाक्ष कर दिया, वेलफेयर को उन्होंने हटा दिया। रॉबिन्स ने ये बताया कि देखिए मानवीय आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। ठीक है, उनकी कोई सीमा नहीं है, और जो साधन है, ठीक है, जो साधन है वो सीमित है, और उन सीमित साधनों के कैसे वैकल्पिक प्रयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी लोग। ब्राह्मण आनंद कह रहे हैं शेयर कर दिए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार शेयर कर दिए, बहुत ही कम लोग हैं। देखिए दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, ठीक है, ये किसने दी थी, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये परिभाषा किसने दी थी, लियोनिड रॉबिन्स। ठीक है, लियोनिड रॉबिन्स, एल रॉबिन्स कह सकते हैं। ठीक है, लियोनिड रॉबिन्स, ठीक है, ये आपके अर्थशास्त्री हुए। इन्होंने 1932 में, ठीक है, 1932 में इनकी एक पुस्तक आई। ठीक है, जैसे कि एडम स्मिथ की पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, मार्शल की पुस्तक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी टाइप से इनकी भी एक पुस्तक आई। क्या हुआ, इनकी भी एक पुस्तक आई। ठीक है, इनकी भी एक पुस्तक आई जिसका क्या नाम था, एन essay on nature, and essay on nature and significance of economic science and significance of economic science, significance of economic science।
ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम था, किसकी? स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी? एल रॉबिन्स ने दी थी। 1932 में इनकी पुस्तक आई, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य कैसे अपनी मतलब कि जो अनंत आवश्यकताएं हैं उन वो सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो इनकी परिभाषाओं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप देखिए जो मतलब कि एल रॉबिन्स थे, इनकी परिभाषाओं के क्या मुख्य बिंदु थे वो देख लीजिए। इनकी परिभाषाओं के मुख्य बिंदु क्या थे? ठीक है, मतलब मानवीय आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। पहला बिंदु क्या था? मानवीय आवश्यकताएं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं अथवा असीमित हैं। अनंत है। ठीक है, इनके परिभाषाओं के मुख्य बिंदु थे, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और मानवीय आवश्यकताएं अनंत है। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? दूसरा बिंदु, ठीक है, साधन क्या है? सीमित है। ठीक है, साधन सीमित है। ठीक है, साधन क्या है? सीमित है। ठीक है, साधन क्या है? सीमित है। तीसरा बिंदु था साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, ये तीसरा इनका परिभाषा का मुख्य बिंदु था। और ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। ठीक है, अभी मैं इनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। की तीव्रता में अंतर। तीव्रता में अंतर। और अंतिम क्या था कि मतलब कि चुनाव की समस्या। ठीक है, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या। तो ये इनकी परिभाषा के मुख्य बिंदु थे, या कह लीजिए इनकी परिभाषा का मुख्य सार था। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, मानवीय आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, चुनाव की समस्या। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्राह्मण आनंद कह रहे हैं कि सर रिपीट अगेन। क्या रिपीट करना है, क्या समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये आपके हो गए मानवीय आवश्यकताएं, ये इनकी परिभाषा के मुख्य बिंदु थे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगली पीपीटी की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए सन 1932 में 1932 में लियोनिल, ठीक है, लियोनिल रॉबिन्स, ये इनका नाम था पूरा। ठीक है, एल रॉबिन्स भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। तो लियोनिल रॉबिन्स ने प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी पुस्तक का नाम था। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेगा 1 मार्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसकी पुस्तक है, या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एल रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई। अब ये किस सन में लिखी गई? तो ये 1932 में इनके द्वारा लिखी गई। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन या पूछ सकता है कि ये बुक किसने लिखी? तो एल रॉबिन्स ने लिखी। तो ये यहाँ से आपका
दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, मैं अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित व अनेक उपयोग वाले सीमित संसाधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें साध्यों मतलब कि जो इंड हैं, जो इन पर मतलब चीजें जाकर खत्म होती हैं, साध्यों और सीमित जो संसाधन क्या है, सीमित है, ठीक है। साध्यों तथा सीमित व अनेक उपयोग होने वाले सीमित संसाधनों से संबंधित है। उपयोग होने सीमित संसाधन जैसे धन हो गया, पूंजी हो गई, भूमि हो गई, ठीक है, ये सब सीमित संसाधन है। इनके उपयोग से संबंधित है क्या, अर्थशास्त्र, जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, एल रॉबिन्स की, ठीक है, जो अपनी पुस्तक में प्रकाशित करते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया, ठीक है। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नोट्स बना रहे हैं तो आप फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। और जब नोट्स बनाए तो इन चीजों को जरूर मेंशन करें कि 1 नंबर का ये 1 लाइनर का क्वेश्चन यहाँ से आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी आपकी यहाँ पर मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रॉबिन्स की परिभाषा के मुख्य बिंदु क्या थे कि इन्होंने बताया कि संसाधन क्या है, सीमित है, ठीक है। संसाधन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ह्यूमन वांट्स क्या है, पहला बिंदु क्या हो गया, ह्यूमन वांट्स। फिर से एक बार बता देता हूं, तो ह्यूमन वांट्स क्या है, क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड, जिनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, ठीक है। और तो मतलब कि सोर्सेस क्या है, संसाधन क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। और क्या है, स्केयर है, ठीक है, लिमिटेड, और ये कह सकते हैं स्केयर, ठीक है, इंग्लिश वाले नोट कर सकते हैं, स्केयर है यानी उनकी कमी है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि मनुष्य की आवश्यकताओं में तीव्रता से, उनकी आवश्यकताओं में तीव्रता से अंतर आता है, ठीक है। और बताया कि उसके बाद ये तीव्रता की मतलब कि आवश्यकताओं में अंतर और साधनों की कमी और आवश्यकताओं की अनंतता, उसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मतलब रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के चुनाव पहलू का अध्ययन है। क्या है, अर्थशास्त्र मनुष्य के चुनाव पहलू का अध्ययन है, यानी कि वो उस परिस्थिति में होता है कि हमें किस आवश्यकताओं को बाद में पूरा करना है, किस आवश्यकता को पहले करना है। तो वो क्या करता है, एक प्रायोरिटी देता है, एक प्रायिकता देता है कि हमें इस चीज को अभी के लिए नहीं करना है, इस चीज की अति आवश्यकता है तो इसको हम पहले करेंगे, ठीक है। तो आइए पीपीटी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए, रॉबिन्स की परिभाषा के निम्न मुख्य 5 बिंदु हैं। अब यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो रॉबिन्स की परिभाषा दी गई थी, उनकी परिभाषा के मुख्य या बेसिक एलिमेंट्स कितने थे, मुख्य बिंदु कितने थे। तो मुख्य बिंदु कितने थे, 5 थे। आइए पांचों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या हो गया कि असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी क्या होती है, जन्म ले लेती है। इस तरह आवश्यकताएं की क्या है, आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रॉबिन्स, ठीक है। उसके बाद सीमित साधन, साधन क्या है, सीमित या दुर्लभ है, यानी कि उनकी कमी है, ठीक है। और उन सीमित संसाधनों के क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग या प्रयोग कैसे, कि मतलब कि एक सीमित साधन जैसे कि पूंजी या श्रम ले लीजिए, ये क्या है, सीमित साधन है। अब इनके कैसे बहुत तरीके से, जैसे कि पूंजी को हम बिजनेस में लगा सकते हैं, ठीक है, उत्पादन में लगा सकते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर में लगा सकते हैं, मतलब कि पूंजी को हम कई जगह लगा सकते हैं। तो उनके क्या है, पूंजी क्या है, सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है।
ठीक है। तो यहाँ पर पूंजी क्या है, जैसे मान लिया ये पूंजी जैसे है, ये क्या है, एक सीमित साधन है। पूंजी क्या है, हमारे पास सीमित साधन है। अब इसके वैकल्पिक प्रयोग है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको उत्पादन करना है, ठीक है, जैसे आप कृषि करते हैं, कृषि में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल सेक्टर में लगा देते हैं, तो उसके वैकल्पिक उपयोग है। फिर उसके बाद अगला बिंदु क्या कह रहा है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, मतलब कि मनुष्य की एक तो आवश्यकता है नहीं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। अब उसमें यह हो सकता है कि एक आवश्यकता की पूर्ति अभी हम कुछ समय रुक सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं उनको पहले करना है, ठीक है। जो जरूरी चीजें उनको हम पहले उनकी पूर्ति करेंगे, जो कम जरूरी चीजें उनको बाद में करेंगे। तो उसमें प्रायिकता दी जाती है कि कौन सी आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य पहले करता है और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति बाद में करता है। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि साधन क्या है, सीमित है। अगर साधन सीमित ना होते ये इसका मतलब ही नहीं, वो करता ही रहता अपने आप, मतलब वो प्रायिकता ना देता, क्योंकि साधन सीमित है इसलिए वो क्या करता है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, इसलिए वो उसमें प्रायिकता देता है, ठीक है। फिर चुनाव की समस्या, चुनाव की समस्या सीमित साधनों से ही निकल करके आती है। तो इस प्रकार से जो सीमित साधन है ये सब इनके कारण बने हैं, ठीक है। सीमित साधन है तो उसके वैकल्पिक उपयोग हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पूंजी का उदाहरण देके बताया। फिर आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता रहता है, ठीक है, एक आवश्यकता नहीं बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चुनाव की समस्या आती है, ठीक है। ये कारण क्या है, सीमित संसाधन। ये मुख्य बिंदु थे किसके, रॉबिन्स की परिभाषा के। अब आइए इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता में इन्होंने बताया, विशेषता में क्या बताया, इन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन बताया, ठीक है। मार्शल ने बताया कि मानव मतलब कि मनुष्य मतलब अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मतलब जो समाज में रहने वाले सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। लेकिन रॉबिन्स क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र सामाजिक तथा असामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित है, यानी कि रॉबिन्स ने दोनों ही व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में उनको समावेशित किया, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण किया, किसने, रॉबिन्स ने, ठीक है। आइए अब पीपीटी के माध्यम से देखते हैं, फिर वहीं पे मैं सबको क्लैरिफाई करूंगा। नेक्स्ट, अब देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन मतलब कि देखिए मार्शल क्या कहते हैं कि मनुष्य मतलब कि अर्थशास्त्र क्या एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मतलब क्या मनुष्य की मतलब जो सामाजिक मनुष्य है उसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। लेकिन जो रॉबिन्स का विचार था ये कहते थे कि इसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वास्तविक विज्ञान, रॉबिन्स का कहना था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, लेकिन आप मार्शल क्या कहते थे, ठीक है। वहीं पर दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है वो चीजों को रिलेट कर सकेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है तो चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, इसलिए आप लोग वो वाला भी वीडियो लेक्चर देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो मार्शल का क्या कहना था, मार्शल कहते थे कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, मार्शल के अनुसार साइंस भी है, ठीक है, क्या है, विज्ञान भी है, आर्ट भी है, मतलब कला भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, और क्या है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, ठीक है। मतलब विज्ञान भी है, कला भी है, और क्या है, वास्तविक विज्ञान भी है, और आदर्श आत्मक विज्ञान भी है, ठीक है। लेकिन रॉबिन्स क्या कहते हैं, रॉबिन्स ने इनकी आलोचना करते हुए, ये किसने कहा था, ये मार्शल ने बताया था, ठीक है, ये मार्शल ने बताया था। अब रॉबिन्स क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र ना विज्ञान है ना कला है, ठीक है, कला भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, ना ये आदर्श आत्मक विज्ञान है, ये केवल क्या है, पॉजिटिव साइंस है, क्या है, केवल पॉजिटिव साइंस है। बाकी विज्ञान, कला और आदर्श आत्मक जो चीजें हैं इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। ये किसने हटाया, रॉबिन्स ने हटाया। तो क्या बताया कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो केवल वास्तविक विज्ञान है, ठीक। उसके बाद जो रॉबिन्स ने परिभाषा दी, रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी, ठीक है, इन्होंने क्या बताया अपनी परिभाषा में कि अर्थशास्त्र वह है जो मानव जीवन के उस भाग का अध्ययन करता है या उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिस कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है ये सभी प्रकार की सभी देश की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है और हर जगह पाई जाती है चुनाव की समस्या, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सार्वभौमिक परिभाषा हो गई, ठीक है।
रॉबिन्स की परिभाषा क्या होगी, सार्वभौमिक हो गई। फिर उसके बाद विस्तृत क्षेत्र। अब देखिए मार्शल ने बताया था कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक सुख के साधनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, भौतिक सुख के साधनों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, टीचर की सेवा, सर्विस को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन जब रॉबिन्स आए, रॉबिन्स ने क्या किया, रॉबिन्स ने भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको शामिल कर दिया, जिससे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो गया। उसके बाद विवेकशील मानव का अध्ययन, अर्थशास्त्र में विवेकशील मानव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विवेकशील मानव का अध्ययन का क्या तात्पर्य है, विवेकशील का मतलब जैसे जो मानव है वो मतलब कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सीमित साधन है, तो उनको किस तरीके से वो उपयोग करे कि अधिकतम से अधिकतम वो क्या कर सके, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर सके, लाभ ले सके, तो वो मानव क्या है, विवेकशील है, ठीक है। अब बढ़िए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए और बिंदु क्या क्या कह सकते हैं कि देखिए जो रॉबिन्स की परिभाषा थी वो कैसी थी, वो थी आपकी विश्लेषणात्मक परिभाषा, ठीक है। रॉबिन्स की परिभाषा कैसी थी, विश्लेषणात्मक थी, मतलब उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विश्लेषण करने के पश्चात अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। लेकिन अगर मार्शल की बात की जाए तो मार्शल की जो परिभाषा थी वो श्रेणी विभाजक थी। कैसी थी, श्रेणी विभाजक थी। उन्होंने कैसे किस प्रकार से मतलब कि उसको विभाजित किया, उन्होंने आर्थिक अनार्थिक भौतिक अभौतिक, ठीक है, आर्थिक अनार्थिक भौतिक अभौतिक, बस मतलब कि मानवीय क्रियाओं को इन्होंने उस ढंग से अर्थशास्त्र को विभाजित कर दिया। तो उनकी मतलब कि जो मार्शल की परिभाषा थी वो कैसी थी, श्रेणी विभाजक थी, और जो रॉबिन्स की परिभाषा थी वो कैसी थी, वो विश्लेषणात्मक परिभाषा थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब इनकी आलोचना की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब कि का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र ने, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या एक वास्तविक विज्ञान है, अर्थात जो क्या क्या है वही अर्थशास्त्र है। इन्होंने अर्थशास्त्र में अच्छाई और बुराई के कर्मों या क्रियाओं के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो ये बताया उद्देश्यों के बीच तटस्थ, जो कि संभव नहीं। अगर ये मान लिया जाए कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है तो मानव कल्याण का जो भाग है वो अर्थशास्त्र से निकल जाएगा, तो जिससे अर्थशास्त्र नीरस और अव्यवहारिक और महत्वहीन हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक योजनाएं, यानी कि आर्थिक नियोजन का जो भाग है अर्थशास्त्र का, वो अर्थशास्त्र से बाहर हो जाएगा, जिससे मानव का कल्याण जो अर्थशास्त्र के ही अंतर्गत आता है वो बाहर हो जाएगा, अगर इनकी परिभाषा को अडॉप्ट किया जाए, अगर इनको उस पर अमल किया जाए, ठीक है। तो ये इनकी आलोचना थी। फिर साध्य तथा साधन, ठीक है, ये दो टर्म है, साध्य और साधन। साध्य को इंग्लिश में इंड कहते हैं और साधन मतलब कि जो सोर्स है, ठीक है। शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि साध्य क्या है और साधन क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साध्य क्या होता है, जैसे जो स्टूडेंट्स आप जैसे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th में पढ़ने के बाद आप कॉलेज जाएंगे, तो कॉलेज में आप बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री लेना आपके लिए क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतिम लक्ष्य हो जाएगा कि हमको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेना है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, उस समय के लिए आपके पास साध्य हो जाएगी। लेकिन वही डिग्री आगे चल करके आप जब नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो वो आपका एक नौकरी का क्या साधन बन जाएगा, ठीक है। तो साध्य साधन हो सकता है, इसके बारे में लियोलिन रॉबिन्स ने अर्थ इसका स्पष्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद ये इनकी एक आलोचना रही। फिर उसके बाद कल्याण का छिपा विचार, इन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र में उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मनुष्य जो सीमित संसाधन है उनके वैकल्पिक उपयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अधिकतम मतलब कि संतुष्टि प्राप्त करता है। अधिकतम संतुष्टि को अधिकतम कल्याण भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इनकी जो परिभाषा थी उसमें जो कल्याण का शब्द क्या था, छिपा था, यानी कि जो भाई जब मनुष्य जो सीमित संसाधन है उनके वैकल्पिक उपयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, पूरी करेगा, तो उससे कुछ ना कुछ उसका कल्याण तो होगा ही। तो उसमें क्या था, उसका अर्थ छिपा हुआ था, किसका, कल्याण का। फिर उसके बाद दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है, ठीक है। इनका क्या कहना था, जो कमी के संसाधन है, ठीक है। हालांकि
कुछ मायनों में हम कह सकते हैं जो कमी के संसाधन ही मतलब कि आर्थिक समस्याओं का कारण बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में आप वास्तविक व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके देखिए कि जो दुर्लभता के संसाधन उसको छोड़ करके देखें कि श्रम की अधिकता, यानी कि जब अधिक संख्या में श्रम होंगे या अत्यधिक उत्पादन हो जाए, ठीक है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाए, मांग कम है उत्पादन ज्यादा कर दे, तो उस समय क्या होता है कि मतलब कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? जैसे कि काम कम है लेबर ज्यादा हो गई, ठीक है, काम कम है और लेबर ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, बेरोजगार होगी, तो वो भी आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगी। दूसरा मैंने बताया कि अत्यधिक उत्पादन, जब मांग कम है आप उत्पादन अधिक कर देंगे तो वो भी क्या बनेगी, आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगी। तो ये सब इनकी आलोचना थी। आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला बिंदु क्या कह रहा है कि मानव का सदैव विवेकपूर्ण न होना। अभी इनकी विशेषताओं में हमने देखा, इन्होंने बताया कि मानव क्या है, एक विवेकपूर्ण है, विवेकशील है, यानी कि वो सोचता है किस प्रकार से हम जो दुर्लभ या कमी वाले संसाधन है उनके हम वैकल्पिक उपयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मानव हर समय विवेकशील नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रीतियां प्रथाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसकी जो विवेकशीलता है वो क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। तो हर समय विवेकपूर्ण हो ये संभव नहीं है, ठीक है। फिर अगला बिंदु क्या कह रहा है, स्थैतिक ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है, ठीक है। रॉबिन्स का क्या कहना था? रॉबिन्स क्या कहते थे कि जो मतलब कि स्टैटिक मतलब कि जो रुकी हुई, यानी कि जब अर्थशास्त्र के नियम या लक्ष्य को बनाया जाता है तो कुछ चीजें स्टैटिक है, मतलब कि जो स्थिर है उनको मान लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं व्यवहारिक जीवन वो निरंतर बदलती रहती हैं। तो रॉबिन्स के अनुसार क्या कह रहा था कि जो मतलब स्थैतिक ही आर्थिक समस्याओं का कारण है, लेकिन इनकी आलोचना करते हुए ये अर्थशास्त्रियों ने कहा स्थैतिक ही नहीं बल्कि गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक पोजीशन भी, क्योंकि निरंतर जो लक्ष्य और जो उद्देश्य है अर्थशास्त्र की वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए वो गतिकी भी जो है मतलब कि जो डायनेमिक है वो भी क्या है, आर्थिक समस्याओं का कारण है, ठीक है। मानव का सदैव विवेकपूर्ण न होना रिपीट हो गया है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर उसके बाद स्थैतिक अवस्था का अध्ययन, ठीक है, स्थैतिक वही मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दें, न्यू चैनल की लिंक भी यहाँ पिन कर दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग, ठीक है। आप देखिए रॉबिन्स की और मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल और लियोलिन रॉबिन्स की परिभाषाओं में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया मार्शल किस पे फोकस करते थे अपनी परिभाषाओं को, मानव जीवन के भौतिक कल्याण पे। ये बताते थे कि मनुष्य किस प्रकार साधनों को प्राप्त करता है, कौन से भौतिक सुख के साधनों को प्राप्त करता है और अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। अब जो रॉबिन्स का क्या कहना था, रॉबिन्स कहते थे कि जो सीमित संसाधन है, ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, और साधन क्या है, सीमित हैं। तो उन जो सीमित साधन है, सीमित साधनों को मनुष्य किस प्रकार से उपयोग करता है और अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बारे में ये रॉबिन्स का कहना था, ठीक है। हालांकि मार्शल ने सीमित संसाधनों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें इनकी मार्शल की, तो मार्शल की जो परिभाषा थी, मार्शल की परिभाषा कैसी थी, आदर्शात्मक थी। आदर्शात्मक का मतलब ये बताते थे कि क्या चीज है और क्या चीज होनी चाहिए, मतलब ये अच्छाई और बुराई दोनों को ही लेकर चलते थे। लेकिन नहीं, रॉबिन्स का कहना था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है जिसका अच्छाई और बुराई से कोई संबंध नहीं है, जिसका अच्छाई और बुराई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर उसकी अगर बात करें जो मार्शल की परिभाषा थी, मार्शल की परिभाषा कैसी थी, ये परिभाषा इनकी सरल थी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनकी परिभाषा सरल थी, क्योंकि इन्होंने एक तरफ मानव जीवन के उस पहलू का अध्ययन बताया कैसे वो सीमित जो संसाधन है भौतिक सुख के साधनों को प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि कमी के संसाधन जो स्केयर रिसोर्सेस है,
स्केयर रिसोर्स। देखिए मैं कमी कमी बार बार सीमित संसाधन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने उस पर ही फोकस किया। ठीक है, इन्होंने जो सीमित संसाधन थे, सीमित संसाधन जो स्कैरसिटी रिसोर्सेस है, ठीक है, सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित संसाधन, उसके ही बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, सीमित संसाधनों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, सीमित संसाधन, ये इनकी परिभाषाओं में सीमित संसाधन ही हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में बताया। फिर इन्होंने, मार्शल ने मानव व्यवहार के अध्ययन में इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। जबकि इन्होंने, रॉबिन्स ने बताया कि मनोविज्ञान है, जिसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है या उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मार्शल क्या कहते थे? इसमें केवल जो सामाजिक यानी कि जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें संत बाबा जो समाज से बाहर रहते हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये कुछ अंतर थे। आइए पीपीटी के माध्यम से और अंतरों को स्पष्ट करते हैं और जो चीजें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों ने मार्शल को अच्छे से नहीं समझा था, उनकी कॉन्सेप्ट नहीं समझी थी, अब देखिए चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अंतर जब आप दोनों में स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है, इनका क्या कहना था और इनका क्या कहना था, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर में ये कहना क्या चाहते थे। ठीक है, मार्शल की परिभाषा, मार्शल किस पे? मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल दिया। ठीक है, मनुष्य के भौतिक कल्याण पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, मनुष्य के भौतिक कल्याण पर इन्होंने बल दिया। तो मार्शल के शब्दों में, मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है, और रॉबिन्स क्या कहते थे? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के चुनाव पहलू का अध्ययन है। क्यों चुनाव पहलू का क्या अध्ययन है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कहते थे कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? अनंत हैं, और साधन क्या है? सीमित है, और उनके वैकल्पिक उपयोग है। तो उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग से क्या होती है? चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या मतलब किस चीज को हम अपनी मतलब की जरूरत है उसको पहले पूरा करें और किसको बाद में करें, तो उसमें चुनाव करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि मानव जीवन के चुनाव पहलू का अध्ययन है क्या? अर्थशास्त्र। किसके शब्दों में? रॉबिन्स के शब्दों में। ठीक है, मार्शल का दृष्टिकोण कैसा था? आदर्शवादी था। आदर्शवादी का मतलब कि नॉर्मेटिव था। ये सोचते थे, ये बताते थे कि अर्थशास्त्र क्या है, कि क्या सही है, क्या अच्छाई बुराई दोनों को ये सम्मिलित करते थे। लेकिन रॉबिन्स क्या रॉबिन्स का कैसा दृष्टिकोण था? यथार्थवादी। जो चीज है, यथार्थ का मतलब जो क्या कहते थे, ये पॉजिटिव है। इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, जो है अच्छाई बुराई से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्शल के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र विज्ञान, कला, वास्तविक, आदर्श, आत्मक सभी है। ठीक है, ये क्या बताते थे? ये कला भी है, विज्ञान भी है, ठीक है, नॉर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, ये सभी है। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स क्या कहते थे? अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, ये दो बार हो गया। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। क्या है? उसके बारे में अध्ययन करता है। चीजें जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या थी, ठीक है, अच्छाई बुराई, इसके बारे में अध्ययन नहीं करता है। इसलिए क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है? यथार्थवादी है। क्यों है? क्योंकि ये बताते हैं अर्थशास्त्र क्या है? केवल वास्तविक विज्ञान है। इसलिए इनके दृष्टिकोण कैसा था? यथार्थवादी। और ये बताते थे कि कला, विज्ञान, वास्तविक, आदर्शात्मक सभी है। इसलिए इनका दृष्टिकोण कैसा था? आदर्शवादी था। चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बढ़िए नेक्स्ट पीपीटी की ओर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए मार्शल क्या कहते थे। ठीक है, मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। मतलब कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सामाजिक, वास्तविक, सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन रॉबिन्स क्या कहते थे? परंतु रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक मनोविज्ञान माना। क्या माना? मनोविज्ञान। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को मनोविज्ञान कहा या अर्थशास्त्र को मनोविज्ञान किसने बतलाया? तो ये रॉबिन्स का स्टेटमेंट था। ठीक है, अर्थशास्त्र को मनोविज्ञान किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। जिसके अंतर्गत सामाजिक, असामाजिक
दोनों ही प्रकार के मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो समाज में रह रहा है उसका भी और जो समाज से बाहर रह रहा है उसका भी। क्यों? क्योंकि अब जब हम अर्थशास्त्र में आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, कुछ अर्थशास्त्र के नियम पढ़ेंगे, जैसे कि सीमांत तुष्टिगुण नियम, ठीक है, तो उसमें जो नियम है वो दोनों पर लागू होते हैं, जो समाज में रहे या ना रहे वो दोनों पर लागू होते हैं। तो इसलिए रॉबिन्स के अनुसार इसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों ही जो व्यक्ति हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद अगला बिंदु क्या है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा ही इनकी इस पर बेस्ड थी, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है, यानी कि ये बताते थे कि अर्थशास्त्र में कैसे जो भौतिक सुख के साधन है उनको मनुष्य प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इनका अध्ययन किस पे, भौतिक सुख के साधनों का अध्ययन है। लेकिन रॉबिन्स क्या कहते थे, इन्होंने कमी संसाधन के बारे में बताया, किंतु रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में दोनों भौतिक और अभौतिक साधनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक का मतलब जो चीजें दृष्टिगोचर हैं, जो आप स्पर्श कर सकते हैं, जो छू सकते हैं, कई बार भौतिक को मैंने बताया। अभौतिक में जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, ठीक है, टीचर, डॉक्टर, उनकी जो सेवाएं हैं, ठीक है, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में भी अध्ययन करता है। ठीक है, मार्शल की परिभाषा व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही मानी जाती है। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्शल की परिभाषा सही मानी जाती है, लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो रॉबिन्स की परिभाषा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। नेक्स्ट, अब देखिए, अब प्रश्न उठता है, अभी तक हमने एडम स्मिथ की परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 डेफिनेशंस की चर्चा की। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मार्शल की परिभाषा किस पर आधारित थी, मानव सुख के भौतिक कल्याण पर, ठीक है, और रॉबिन्स की परिभाषा दुर्लभता संबंधी जो साधन है, संसाधन है, उस पर बेस्ड थी। अब इनमें से अच्छी परिभाषा किसकी है, ठीक है, उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो मार्शल थे ये क्या बताते थे, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो मार्शल की परिभाषा थी वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये बताते थे कि मनुष्य के उन गतिविधियों का, अर्थशास्त्र में मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से है। ठीक है, अब इनका जो दूसरा, ये पहलू तो इनका सही था, लेकिन जो दूसरा पहलू ये था कि ये मतलब कि जो सीमित संसाधन है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, तो इनकी एक बुराई थी। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो मार्शल की परिभाषा उपयुक्त है। अब बात करते हैं कि जो रॉबिन्स हैं, तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा उपयुक्त है, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को विश्लेषण करके बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो सीमित संसाधनों या चुनाव पहलू का अध्ययन है। ठीक है, और इनकी परिभाषा कैसी थी, विश्लेषणात्मक थी, और मार्शल की परिभाषा श्रेणी विभाजक थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर होगा उपयुक्त है। ठीक है, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो मार्शल की परिभाषा उपयुक्त है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की। अब आइए नेक्स्ट पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ते एक बार कि एक तरफ किसने, मार्शल ने, ये कौन कह रहे हैं, मार्शल। ठीक है, मार्शल, ठीक है, ये मार्शल कह रहे हैं कि एक तरफ इन्होंने मानव कल्याण तथा आर्थिक समस्याओं पर बल दिया। मानव के कल्याण यानी कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मानव कल्याण और आर्थिक समस्याओं पर बल दिया। ठीक है, और अर्थशास्त्र को रोचक और फलदायक बना दिया। वहीं इनकी बुराई क्या थी, दूसरी तरफ
एक पाठक के लिए इनकी परिभाषा सरल और क्या है, स्पष्ट है, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, ठीक है। हालांकि कुछ इसमें कमियां थी जो रॉबिन्स ने इनकी कमियों को बताया, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनकी परिभाषा उपयुक्त है, क्योंकि इन्होंने मानव जीवन के भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनकी आर्थिक क्रियाओं पर या उनके अर्थशास्त्र समस्या जो समस्या उन पर बल दिया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, सैद्धांतिक तथा तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र संबंधी क्रियाओं को शामिल किया, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो गया। विस्तृत कैसे हुआ? क्योंकि रॉबिन्स क्या कहते हैं, सॉरी मार्शल क्या कहते थे, अर्थशास्त्र में केवल भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक साधनों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने भौतिक का भौतिक दोनों ही को मतलब सम्मिलित कर दिया, जिससे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या हो गया, विस्तृत हो गया, ठीक है, तथा मानव कल्याण की पूर्णता उपेक्षा करके अर्थशास्त्र को एक नीरस तथा अनुपयोगी शास्त्र बना दिया। लेकिन इन्होंने वेलफेयर पर फोकस नहीं किया, इन्होंने वेलफेयर के बारे में नहीं बताया, ये इनकी एक कमी थी। लेकिन सैद्धांतिक तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषा किसकी उपयुक्त है, रॉबिन्स की। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपकी मार्शल की परिभाषा उपयुक्त थी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। भाई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दिए आप लोग, बहुत ही कम लोग लाइव हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां तक हमने 3 परिभाषाओं की चर्चा कर ली अब तक। पहले आपको वेल्थ डेफिनेशन बताई पहले सेशन में, फिर उसके बाद वेलफेयर के बारे में बताया, वेलफेयर के बाद अब मैंने आपको तीसरी जो थी आपकी स्कैरसिटी, और जो चौथी डेफिनेशन है आपकी क्या है, विकास केंद्रित परिभाषाएं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन यह आपके एक अर्थशास्त्री हुए, कौन से, टॉमिल्सन, एक अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दी, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेशन मतलब कि किस प्रकार मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या उनके जो साधन हैं उनमें कैसे अपने उसमें वृद्धि कर सकता है, उसके बारे में बताएं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मार्शल की, रॉबिन्स की डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, उसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए एक अर्थशास्त्री हुए पॉल सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति तथा समाज, व्यक्ति या समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से, यानी कि धन के माध्यम से या इसके बिना, धन के माध्यम से या इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए, मतलब उनको उत्पादित करने के लिए, ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा विभिन्न वर्गों के मध्य बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागत का विश्लेषण करता है, कौन, अर्थशास्त्र। यानी कि ये बताते हैं किस प्रकार मनुष्य या समाज में रहने वाला व्यक्ति मुद्रा या जो मुद्रा के बिना जो सीमित संसाधन है उनके वैकल्पिक उपयोग है उनके द्वारा वस्तु का उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए समाज में उनका वितरण करता है। इसके बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इनके ही सहयोगी थे पीटरसन, ठीक है, पीटरसन के अनुसार ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं में इस प्रकार आवंटन किया जाता है जिससे क्या होता है, यहाँ पर होगा जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी कि ये बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र में क्या है, सीमित साधन है, ठीक है, जो कि क्या बताया था, रॉबिन्स ने बताया था। ये कुछ रॉबिन्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके जो दुर्लभ साधन है वैकल्पिक उपयोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बताते हैं किस प्रकार मनुष्य अर्थशास्त्र में, ठीक है, मनुष्य अर्थशास्त्र में
उन साधनों को उपयोग करके, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करता है और उनका आवंटन करता है। इसके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो ये पीटरसन के अनुसार इनकी परिभाषा थी, ठीक है। अब इनकी विशेषता वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, जो विकास केंद्रित परिभाषा थी उसकी विशेषता क्या है? दुर्लभ साधन, ठीक है। दुर्लभ साधन के बारे में किसने बताया था? रॉबिन्स ने ही बताया था, ठीक है। उन्हीं के कुछ कुछ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दुर्लभ साधन उपयुक्त परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए अर्थशास्त्र का संबंध सीमित संसाधनों, ठीक है। सीमित मतलब कि जिनकी कमी है, दुर्लभ है, ठीक है, संसाधनों से है, ठीक है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सीमित संसाधनों से है। इसके अंतर्गत वे सभी मानवीय, प्राकृतिक तथा भौतिक साधन आते हैं। मानवीय और जो प्राकृतिक भौतिक साधन आते हैं जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वह सीमित है। मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और सीमित है, और जिनके वैकल्पिक उपयोग है, ठीक है। तो उसी के बारे में, हालांकि जो 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 इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किस पर बेस्ड था, वो देखिए, इनमें सीमित संसाधन, वैकल्पिक उपयोग, ठीक है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग और उनके सीमित संसाधन है, उससे मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है किस पर बेस्ड है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब कॉन्सेप्ट किस पे? रॉबिन्स की परिभाषा से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए, साधनों का कुशलतम बंटवारा, ठीक है। साधनों का कुशलतम बंटवारा करने से क्या मतलब है? क्यों करें हम बंटवारा? क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। साधन क्या है? सीमित है। अब जब साधन सीमित है तो कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति हमको पहले करना है, उसकी आवश्यकता में पहले है, ठीक है। तो प्रायोरिटी देते हैं, प्रायिकता देते हैं कि इस चीज को हमें पहले करना है, इसको बाद में करना है। तो संसाधन सीमित है, ठीक है, उनके वैकल्पिक उपयोग है, तो हम किस प्रकार से पहले उस संसाधन को उस आवश्यकता में लगाएं कि उस चीज को पहले, उस चीज के हमें लाभ मिल सके, उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं? कुशलतम, बहुत अच्छे तरीके से अगर उनको हम बंटवारा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा लाभ मिलेगा और आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। तो अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या चुनाव की समस्या है, जो कि मुख्य बिंदु, कोर पॉइंट क्या था उसका? रॉबिन्स का, ठीक है, यही था, जिसका उद्देश्य साधनों का कुशलतम बंटवारा व उपयोग करना है, ठीक है। यही समस्या आती है कि हम किस टाइप से जो सीमित संसाधन है, किस प्रकार से सीमित संसाधनों को हम अच्छे से उनका कुशलतम बंटवारा कर सके और आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अगला बिंदु क्या है? साधनों का पूर्ण उपयोग, ठीक है। और बेहतर तरीके से जो संसाधन है उनका जब तक पूर्ण उपयोग नहीं होगा तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और वो संतुष्ट नहीं होंगे। फिर उसके बाद साधनों में वृद्धि। साधनों में वृद्धि का भी एक उनका लक्ष्य रहता है कि अगर साधन में वृद्धि हो जाए तो आवश्यकता की पूर्ति होगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके, हालांकि जो ये इनका आप देख सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, कौन सी जो विकास केंद्रित परिभाषा है, ये किस पर बेस्ड थी? रॉबिन्स पर, ठीक है। तो मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा आप जरूर कंठस्थ कर लें, उनकी विशेषताएं, उनकी आलोचनाएं सब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो मेन है, ठीक है, उनसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर पीपीटी खत्म होती है हमारी। तो क्लास को एंड करने से पहले आज की क्लास में जो जो चीजें हमने देखी, जो जो चीजें हमने पढ़ी, उनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट करके बताएं, इतनी चीजें क्लियर हैं आपको, ठीक है, तो कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। तो हाँ, यस सर, ओके सर, ब्राह्मण आनंद, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज चैनल की लिंक आपको लाइव चैट में पिन कर दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब ये बताइए कि जो रॉबिन्स ने परिभाषा दी वो किस सन में दी, ठीक है, रॉबिन्स की परिभाषा किस सन में दी और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक यानी उनकी बुक का क्या नाम था और कब उन्होंने अपनी बुक प्रकाशित की?
तो कह रहे हैं समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। भाई थैंक यू। हाँ, 1932 प्रिंस सिंह का जवाब आया है 1932। 1932, ठीक है। अब इनकी बुक का क्या नाम था? बुक का नाम इनकी बताइए कि जो रॉबिन्स थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम था? तो ये सब चीजें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आपकी बची है एक परिभाषा आपकी और बची है, ठीक है। एक परिभाषा आपकी बची है, वो थी जो भारतीय अर्थशास्त्री थे जेके मेहता, ठीक है। जेके जेके मेहता, जेके मेहता की एक परिभाषा बची है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जेके मेहता और रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर, और कुछ उसके बाद हम आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि सभी लोग को इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है और क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।